अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख आसिफ हुसैन और मेरे साथ हैं मोहम्मद शहजाद। आसिफ एंड शहजाद पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बेसिकली तो वो फार्मर हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव यूज़ किया है और फार्मर्स को जो अवेयरनेस दी है वो रिमार्केबल है। अस्सलाम वालेकुम जट्टा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, शहजाद साहब। अच्छा सर जी, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया की तरफ आप किस तरह आए? बेसिकली तो आप फार्मर हैं। जी हाँ बिल्कुल, बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी फार्मर्स के लिए ही बनी होती हैं। तो मैं इस तरह आप कह सकते हैं कि हादसाती तौर पर आया था सोशल मीडिया पे। 2020 में आपको याद है कि हमारे इलाके में एक क़यामत बर्पा हुई थी, टिड्डी दल आ गई थी। तो उसकी एक वीडियो मैंने ऐसे बना दी। हम 3-4 दोस्त थे, तो मैंने कहा जी यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत नुकसान हुआ है और वो टिड्डी दल की वजह से वो भी बहुत नुकसान था। तो वो मैंने एक वीडियो ऐसे ही वहाँ से अपलोड कर दी अपने पेज के ऊपर। पेज नहीं था उस वक्त, आईडी थी। तो उसके ऊपर मैंने देखे कि वो एक दिन के अंदर ही वो 40-50 हज़ार व्यूज आ गए। तो मैंने सोचा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब मैंने खड़े वीडियो बना दिया तो 40-50 हज़ार व्यूज आ गए, तो क्यों ना कि हमें ये काम करना चाहिए। और फिर उससे एक कनेक्शन हुआ, कुछ लोगों का फायदा भी हुआ, कुछ कमेंट उसके नीचे आए कि यार आपने बहुत अच्छा किया वीडियो बना के, हमें पता चल गया। क्योंकि वो एक ऐसा ना लहर चल रही थी, एक तरफ से वो दूसरी तरफ को जा रही थी, मगरब से मशरक की तरफ। तो वो जैसे मैंने बनाई उसी टाइम ही अपलोड कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो फिर मतलब कि करना चाहिए हमें काम। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। वो बिल्कुल ऐसे ही था, एक हादसाती दौर। उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन के बाद जो है ना अपना पेज बनाया है, और चैनल नहीं बनाया था मैंने, चैनल बाद में बनाया। तो वही सब फिर उसके साथ आपका यूट्यूब की तरफ कैसे रुझान हुआ? किसने आपको गाइड किया कि यूट्यूब के ऊपर आप आएँ, उस पर बनाएं? यूट्यूब पर रुझान वो जब मैंने शुरू किया तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाई 4-5, तो उस टाइम के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो ये जो कैटेगरी है मतलब कि फार्मर्स वाली एग्रीकल्चर की, इसके जो व्यूज हैं वो बहुत कम है, बहुत थोड़े लोग हैं देखते हैं। तो जब मैंने वो बनाया पेज, तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाई उसके ऊपर कोई 15-20 वीडियोस अपलोड की, उसके ऊपर जो फीडबैक है बहुत अच्छा था। मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग में ही बनाते हैं तो आपको 8-10 हज़ार 20 हज़ार व्यूज आ जाए, तो फिर मेरे जहन में आने लगे कि यार क्यों ना चैनल हो। तो फिर कुछ किसान भाई भी मेरे साथ ऐड होने लग गए, तो उन्होंने कहा कि आप अपना चैनल भी बना लें। तो अब आप ये देखें कि चैनल एक क्लिक के ऊपर बन जाता है, ठीक है ना, एक शायद आधा मिनट लगता है। तो मेरे एक दोस्त थे, तो वो थोड़े से थे, मतलब वो जानते थे कंप्यूटर को, तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे चैनल बना दो। मुझे इतना भी नहीं पता था कि चैनल जो है ना वो आधे मिनट में बन। वो 1 महीना उसने लगा दिया, कभी उसके बाद टाइम नहीं चाहिए। तो मैंने कहा यार बना दो यार। फिर उसने वो मुझे कहा, एक दिन लिंक भेजा, दिया आपका चैनल आया होगा। तो वहाँ से मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता। जट्टा साहब, आप सोशल मीडिया के किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया के टिकटॉक पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। बाकी इंस्टाग्राम पर तो एग्रीकल्चर को देखने वाले बहुत कम है, तो वहाँ ना होने। अच्छा, इसकी ये जो यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम आ रही है, कितनी आप कमा लेते हैं? लोग तो बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं? करोड़ों। देखें, ये जो है ना एग्रीकल्चर का सीपीएफ, ये शायद सबसे कम है। जी बिल्कुल। और अभी मेरे फॉलोअर भी अभी 40 हज़ार हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर भी 40 हज़ार हैं, तो अभी तो बहुत थोड़े। अच्छा सर, इसमें ये सीपीएम की बात की आपने, बहुत सारे यंग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता सीपीएम होता क्या है। सीपीएम कैसे बनता है सर, इसका कोई बता दें? सीपीएम ऐसे बनता है कि जैसे आपकी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। इसमें अगर आप गेमिंग के ऊपर कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके 10 हज़ार व्यू आते हैं, गेमिंग के रिलेटेड वीडियो है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि आपके $3 बन जाए, $4 बन जाए। वहीं पे अगर एग्रीकल्चर के ऊपर 10 हज़ार व्यूज आते हैं, तो हो सकता है कि $1 भी ना। और इसमें ये भी है कि कंट्री बेस भी आई थिंक सीपीएम होता है। जैसे कि अगर हम प्रीमियम कंट्रीज में काम करते हैं तो उसका जो सीपीएम है वो हाई है। पाकिस्तान कंट्री है, इसका सीपीएम कम होता है। बाकी कंटेंट पे भी जाहिर बात है, कंटेंट जो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट होगा। पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो प्रीमियम कंट्री में तो वायरल नहीं होगा। तो इस तरह का सीन आई थिंक हो सकता है। हाँ जी, इसमें यूँ है ना कि अब देखिए, मैं एक एग्रीकल्चर की वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर जो है वो जितनी जदीद दुनिया की ममालिक हैं
वहाँ से तो हम पीछे हैं, वो हमारा क्यों देखेंगे, हम वैसे उनसे पीछे वहाँ पे तो हमारा जो देख रहे हैं वो जी। देख रहे हैं इंडिया देख रहा है और ये पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में भी फिर आप ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का डाउन है, बाकी चीज़ों पे फिर भी इफेक्ट है। सर और इसमें हमने देखा कि आपकी जो अक्सर वीडियोस भी हमने देखी हैं, बहुत लेटेस्ट तरीके से आप मतलब उनको बता रहे होते हैं कि ऐसा ये बीज इस्तेमाल करें, ये स्प्रे वगैरह करें, ठीक है, उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो ये भी मतलब कि जिस तरह अभी फसल का सीजन चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए किसान को? अक्सर हमने ये भी सुना है, किसान कहते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है जिम्मेदारी के अंदर, तो क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए जी, जो हमारे यहाँ पे फार्मर की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो टाइम की वैल्यू को नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि एक ही गांव है, एक ही शहर है, एक ही इलाका है, उसके अंदर एक फार्मर है वो बहुत कामयाब है, बिल्कुल ऐसे ही। एक फार्मर है वो बहुत परेशान है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो कामयाब फार्मर है, जो बहुत अच्छी पैदावार ले रहा है अपनी फसल से, उसके पास भी वही 2 नंबर चीज़ आ रही है, वही 2 नंबर खाद आ रहा है, वही 2 नंबर बीज आ रहा है, वही 2 नंबर स्प्रे आ रही है, लेकिन वो मैनेज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वो 2 चीज़ों के साथ मैनेज कर रहा है। नंबर 1, वो टाइम की वैल्यू को समझ रहा है। जब उसकी एक क्रॉप आती है तो वो अगली, उसके जो सबसे पहला फोकस होता है वो यही होता है कि मैंने अगली अपनी फसल टाइम पे काश्त करनी है। तो मैं बहुत दफ़ा ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि दुनिया की जो सबसे कामयाब तरीन कोई भी फसल या फसल की वैरायटी है वो टाइम है। बिल्कुल अब ऐसे ही। टाइम की वैल्यू को जब समझेगा हमारा फार्मर, तो वो इन सब मसाइल में, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त, इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि देखिए हमारा एक ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी मुल्क में एक किसान सबसे ज़्यादा परेशान है जो कि अलमी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी के चांसेस हैं अगर आप सब चीज़ों की वैल्यू को एक तरफ रख के टाइम की वैल्यू को और अपनी फसल टाइम के ऊपर करें। साहब, आप ना अक्सर माफिया के खिलाफ बात करते हैं सोशल मीडिया पे, कभी आपको माफिया की तरफ से प्रेशर जो है वो भी मिलता है, उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, अभी जो रिसेंटली ये जो चल रहा था, खाद वाला सीन चल रहा था, तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनाई, पोस्टें भी बनाई। तो उसमें सिर्फ इस हद तक किया है कि जी आप आ जाएं, हमारे साथ बैठें, बात करें। अभी तक तो ये नहीं, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी मैं ऐसे कोई एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट करूँगी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हो सकता है कि जब हम प्रॉपर चलें आगे तो इसमें फिर मसाइल भी, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान है, जो बंदा सच्ची बात करेगा उसके लिए ज़्यादा मसले हैं। हाँ, ये तो फिर हुकूमत जो पंजाब है उनको चाहिए कि इनके ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि जो गरीब किसान हैं उनको खाद मिलती नहीं है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो मतलब इस प्लेटफॉर्म से हम मतलब कि हम मतलब अवेयरनेस करना चाहते हैं, बताना भी हमें हुकूमत पंजाब के आगे हम दरख्वास्त भी करते हैं कि ये जो चीज़ है माफिया जो है उसको कंट्रोल किया जाए, जिससे हमारे किसान को फ़ायदा हो और सस्ती जो खाद है वो फराहम की जाए। जब तक खुशहाल नहीं होगा वो कैसे आगे सर्वाइव कर सकता है? देखिए, जहाँ तक खाद का मामला है ना, खाद की शॉर्टेज का मामला है, जी जी, ब्लैक मार्केटिंग का मामला है, इसमें जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है वो हमारा छोटा ऐसे ही है। और उसमें अब हम कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इसमें सारे मसाइल की जड़ ही हुकूमत है, मसाइल शुरू ही हुकूमत से हो रहे थे। हम तो बहुत ज्यादा मतलब बुरा भला कह रहे हैं डीलर्स को, डीलर तो इसमें है ही चौथे नंबर पर। जी जी, ठीक है ना जी। अब हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है हम तो उसका नाम ही नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना जी। और हमें तो डर है कि कोई शायद कोई डाला चाला ना आ जाए, ऐसे। तो इसमें मसाइल बहुत ऊपर के लेवल से है, ये नीचे वाले लेवल का कोई मसला नहीं है। ये तो 2 मिनट में मसला हल हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर चाहे तो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये मसला खाद का 1 घंटे में हल हो सकता है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, गवर्नमेंट के जितने भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर लोग हैं वो सारे इसके अंदर मुलव्वस है और वो सारे इसके अंदर पैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। एक फैक्ट्री से लेकर जी जितनी भी चैन चल रही है उसमें एसी डीसी महकमा ज़राअत ये सब मुलव्वस है, ठीक है ना जी। और ये जब सब लोग हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ऊपर तक सारे मिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। इसी तरह हर सीजन के अंदर शुगर माफिया भी आ जाता है और ये जब सीजन आता है खाद का स्प्रे का तब ये माफिया आ जाता है, तो हुकूमती लेवल पे ही ये इनको रोकथाम करनी चाहिए। फिर देखिए जी, ये एक ज़रूरी मुल्क है, जहाँ पे अगर आप शुगर को ले लें, आप फर्टिलाइजर को ले लें या हमारे जो दूसरे पेस्टिसाइड होंगे, पैसा इतना ज्यादा है कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं है इसकी कि कितना ज्यादा पैसा है यहाँ पे इन सब के अंदर, ठीक है ना जी। तो मसला ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जब भी शॉर्टेज आता है, अभी अगर गवर्नमेंट चाहे कि खाद बुरान उसने खत्म करना है
तो बहर से मंगवाने में और फार्मर तक पहुंचाने में आज इतना जदीद दौर है, कितनी देर लगेगी? ठीक है, ये तो एक हफ्ते में सारा शॉर्टफॉल खत्म हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बजाय बैर से खाद मंगवा के यहाँ पे कमी पूरी करने की बजाय अगर खुद ही यहाँ वाली बैर भेज रही हो या यहाँ वाली आगे पीछे कर रही हो या जो स्टॉक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उनको मदद फराहम कर रही हो, तो कैसे ये शॉर्टेज खत्म होगी? ये शॉर्टेज बढ़नी है। और इसमें अगर हम सिर्फ एक डीलर को ही कोसते रहे तो हम ये समझे कि एक डीलर ही सारा कुछ कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है। चड्ढा साहब, आप ये बताएं कि एक फार्मर का सोशल मीडिया पे काम करना कितना मुश्किल है? फार्मर का बहुत मुश्किल है जी। देखें, फार्मर का मुश्किल भी है, आसान भी है। जिस तरह एक मैं हूँ, ये आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे काम है ये शायद बहुत आसान है या पार्ट टाइम है, ठीक है टाइम मिला तो कर लेंगे, तो ऐसी बात तो नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके के साथ करना चाहते हैं और फिर आपका शोबा भी जो है, कैटेगरी भी जो आपके है वो एग्रीकल्चर है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह पाक। सर, इसमें अब ये भी है ना कि एक जो किसान है आजकल के दौर में पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब बहुत सारे किसान जिनको सोशल मीडिया का पता नहीं है, तो इस हवाले से जितना बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वो उतने अच्छे तरीके से अपनी फसल काश्त कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, उसको पता होता है भी कौन सी खाद स्प्रे ईच एंड एवरीथिंग वो उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा है कि हमारे किसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और बाकी आप जो काम कर रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे जैसे आपके इतने माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक के ऊपर इतने फॉलोअर्स हैं, आप आगे मतलब इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे मजीद इस लेवल पर लेके जा रहे हैं या कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक लेवल की बात है तो ये सारी गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक किसान जो कि इतनी सादा सी वीडियो बनाता है कि उसके लाखों में फॉलोअर हो जाएंगे। तो बाकी ये तो ऐसा ऐसा जी, हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में और बढ़ते ही जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि फार्मर का पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो ये है कि जो हमारे घर के अंदर हम देखते हैं कि जो एक बच्चा है ना जिसकी सबसे कम तलीम है, सबसे कम पढ़ा लिखा है, हम कहते हैं यार इन जड़ा है ना जिम्मेदारा का, ठीक है ना। अब जो जिम्मेदारा भी है ना जी वो टेक्निकल हो गया है, इतना सीधा और आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक ही गांव के अंदर, एक ही चक के अंदर, एक ही शहर के अंदर बहुत सारे कामयाब लोग हैं और वहीं पे नाकाम लोग हैं। नाकामी की वजह ये है कि एक तो ट्रेडिशनल वो कॉपी बुक छोड़ ही नहीं रहे, वो जिस तरह चल रहे हैं वो कहते हैं नहीं उस तरह नहीं चल रहे, तो वहाँ से मसाइल हैं। पर बाकी जो तलीम है उसका कोई नेवल बदल नहीं। तो जितना आपका कोई भी फील्ड हो, एक जरूरी है कि एग्रीकल्चर, दुनिया की कोई भी फील्ड हो, इवन कि मैं खुद को समझता हूँ कि यार मैं अगर कुछ 4 दफा से और पढ़ा होता तो मेरे फॉलोअर इससे भी ज्यादा होते हैं। तो कोई भी फील्ड हो भी चलेगा। तो आपका क्या एम है आगे? कोई एम है जिंदगी के अंदर जो आपकी ख्वाहिश हो कि मेरा ये पूरा हो जाए, क्या एम रखते हैं? देखिए ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर कोई अच्छा चड्ढा साहब, आप मॉडर्न टेक्निक्स पे बात करते हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स का रिस्पांस कैसा मिलता है आपको इसमें? देखिए इसमें जो फार्मर हमारी वीडियो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी अगले दिन एक पोस्ट लगाई थी, पोस्ट के नीचे 300-400-500 कमेंट आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप ना मेरे बारे में क्या कहते हैं जो आप देख रहे हैं। तो उसमें आप यकीन करें शायद 400 में से 399 कमेंट ऐसे थे कि इतनी तारीफ वाले थे। ये बहुत कम होता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये देखें ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग आपको अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, भले आप कितना भी अच्छा काम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कभी कोई कॉल ऐसी आई होगी कि फार्मर मुझसे खुश नहीं, वो कहते हैं यार हमने आपके बताए हुए जिस तरह आपने कहा उस तरह हमने अपनी फसल के ऊपर खर्चा किया, फसल काश्त की है, हमारी पैदावार बढ़ी है। और मेरा यही मकसद है कि जो लोग हमें देखें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंशाल्लाह पैदावार जरूर बढ़े। और बाकी आप पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखते हैं? देखिए जब बंदा फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना तो फिर सियासत से चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपने पेज के ऊपर ना 2 पोस्टें की थी, तो किसान भाई जो है ना वो फिर उससे जो उसको अच्छा नहीं समझते। देखिए हमें जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका तल्लक PTI से भी है, उनका तल्लक PFN से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है। तो इसमें बजाय कि हम लोगों को डिवाइड करें, हमारा मकसद लोगों को इकट्ठा करना और उनकी रहनुमाई करना। तो इसलिए फिर अब
पॉलिटिक्स में तो इसमें अब सियासत में तो जो है ना, फिर मैं ऐसे थोड़ा सा आप मतलब जनरल मतलब कि किसको लीडर अच्छा समझते हैं? वैसे एक इतनी जमातें हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी हैं, और भी जमात इस्लामी भी है। इसमें किसको आप एक एक बंदे का माइंड होता है कि ये बंदा अच्छा है, ठीक है, किसको आप सपोर्ट करते हैं? देखें, इसमें जितने भी आप इस टाइम पे जो ट्रेंड है, वो तो हर बंदे जो है ना वो जानता है कि वो पीटीआई की तरफ क्या है, उसका झुका हुआ है, खास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, और खास तौर पर जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है सर। तो उसमें मेरा भी वही है कि मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जिसमें खास तौर पर हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब, जैसे आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं, मतलब कोई गुड वर्क उनका, कोई खूबी एक बता दें उनकी, कोई एक खूबी। देखें, एक खूबी नहीं है, अब ये सियासत की तरफ चीजें चली जाएंगी। मैं एक काश्तकार, एक किसान, मैं सिर्फ किसान के हवाले से ही बात करूंगा, बाकी और चीज़ों के ऊपर शायद मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारा, अगर हम बात करें ना पिछले, मुझे जो मैंने चीज़ें देखी हैं पिछले 10 साल को अगर मैं देखूं, उसमें जो हमारा बंदा कहते हैं ना कि यार ये आपके गोल्डन साल थे। आप किसी भी फार्मर से पूछ लें जो 2019, 20, 21 के साल आए हैं, वो बहुत अच्छे थे फार्मर के। उसके अंदर जो फसलों के रेट थे, जो हमें फसलों के रेट मिले हैं, वो बहुत अच्छे मिले। अभी आप पिछले इसी एक साल के अंदर देखें, जो पिछला एक साल गया है, तो बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर मसले मसाइल आए हैं। मैं ये समझता हूँ आगे आने वाली हुकूमत जिसकी भी हो, लेकिन उसको ज़राअत के ऊपर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक हम ज़राअत के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास कोई और वे ही नहीं है। कोई बंदा अपना वे बता दे कि ज़राअत के अलावा एक ज़रई मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है। तो तवज्जो पिछली हुकूमत ने जितनी दी, आने वाली हुकूमत अगर इतनी तवज्जो भी दे दे, तो ना सिर्फ जिम्मेदार के दिन बदलेंगे, बल्कि मुल्क भी तरक्की करेगा। चका साहब, आपने फार्मिंग में बड़ी दिलचस्पी ली हुई है, आप पैदावार भी बहुत अच्छी ले रहे हैं। मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि कैसे आप मैनेज करते हैं ये सारा फार्मिंग का जो सिस्टम है आपका। देखिए, मैनेजमेंट, मैं बहुत पहले आपका सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मैनेजमेंट शुरू ही हो रही है कहाँ से? आप टाइम की वैल्यू को समझें। जैसे गंदम की काश्त है, ये आप टाइम पे काश्त करें, आपके 80% मसले हल हो जाएंगे। आगे हमारे ये जो वेस्ट पंजाब है, ये जो हमारा ये वाला इलाका है, इस सारे में जो मेन जो फसलें हैं वो यहाँ पे कपास, गन्ना और गन्ने की फसल है। तो यहाँ पे जो मैं काश्त कर रहा हूँ वो कपास और गन्ने की फसल है। तो इन दो फसलों के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें कि मैं सोशल मीडिया पर आने से पहले 2018 से पहले सिर्फ एक साल ऐसा था जब मेरी गन्ने की पैदावार 40 थी, और मैं बहुत सारे लोगों से पूछता था कि यार कैसे मतलब कि 50, 60, 65 मन तक पैदावार ली जा सकती है। तो फिर जैसे ही मैं सोशल मीडिया पर आया, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ भी तलक बने, तो फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये समझा कि यार जो हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, ये बहुत हम करना चाह रहे हैं कि जब हमारी एक फसल आती है तो अगली फसल से पहले जो है ना वो हमें कोई और काम नहीं करना। जका साहब, ये बताएं कि आप कपास पे काम कर रहे हैं, कपास की पैदावार अच्छी हासिल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ज़मींदार हैं वो कपास को छोड़ के गन्ना, मकई काश्त कर रहे हैं, दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कपास पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं, इसकी सबसे मेन वजह क्या है? देखें जी, कपास लगाने की जो मेन वजह है ना, वो हर इलाके का अपना मोहल्ला है। जो हमारा ये इलाका है ना, ये कपास के लिए बड़ा बेहतरीन इलाका है। जितना भी ये चोलिस्तान की पट्टी का इलाका है, जो कि शुरू होता है बहावलनगर से और ये आगे चलता जाता है हिंदिया खान तक, और इसके अलावा कुछ सिंध की जो साली पट्टी है, ये जितने भी इलाके हैं ये काटन के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे काटन बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपने बात की कि गन्ना नहीं काश्त करते। अब गन्ना जो है ना, वो कुछ इलाके हैं जहाँ पे मिल बहुत नज़दीक है, ठीक है। वैसे भी मैं तो ये समझता हूँ कि आपको ऐसी फसल काश्त करनी चाहिए हमेशा, जो फसल अगर मुश्किल वक्त आता है तो आप उस फसल को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला बड़ा जो है वो ब्लैक मार्केटिंग है, और उसका सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो किसान होता है। हम गन्ना और कपास की फसल लगाते हैं, हम जब बेचने का टाइम आता है तो वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग का शिकार होता है फार्मर, उसको सही रेट नहीं सकते। तो ये ऐसी फसल है कि आप इनको रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो बात आ जाती है कि मुल्की लिहाज से भी आप देखें तो कपास से बेहतर मुल्क के लिए भी। जका साहब, आप मल्टी क्रॉपिंग पे भी काम कर रहे हैं,
तो आप जिम्मेदारों को क्या मशवरा देंगे कि वो मल्टी क्रॉपिंग की तरफ आएँ और उसकी फ़वाइद क्या है? देखिए, मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर हम मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो गंदम के अंदर कपास की काश्त है। तो उसके हवाले से हमारे तजर्बात जारी हैं। इंशाल्लाह अगले साल तक हम इसका पूरा तरीकाकार किसान भाई के साथ शेयर करेंगे। आप तो देखें, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ ये है कि अब 2 फसलें, मैं ये चाहता हूँ कि फार्मर एक साल में 3 फसलें लें ताकि उसकी आमदन बढ़े और थोड़े टाइम के अंदर उसको ज़्यादा मुनाफा मिले। तो एक तो इससे ये हमारा मकसद है। दूसरा ये मकसद है कि जो कपास की काश्त है, उसमें कपास में अगर आप अगेती उसको कर लेते हैं किसी भी तरह के साथ, उसको अगर आप 20, 25, 30 दिन अगेता कर लेते हैं तो आप पैदावार को डबल कर देंगे। अगर आप पैदावार को डबल करेंगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी आमदन भी डबल हो जाएगी। तो इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह इसमें ऐसी कामयाबी पर पहुंचा जाए जो कि बड़े लेवल के ऊपर भी की जाए। छोटे लेवल पर तो इसके मैं मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह हम कामयाबी के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल में मैं इसका एक ऐसा मेथड किसान भाई के साथ शेयर करूँगा कि आप इसको लार्ज स्केल पर। लेकिन जो सीजनल कपास में ज़्यादा ज़मींदार काम करते हैं ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, लेकिन आप जो है अर्ली काश्त करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? और ज़्यादातर जो काश्तकार हैं वो ये कहते हैं कि अगस्त या सितंबर में जो अर्ली काश्त है वो ख़त्म हो जाती है कपास, तो फिर कौन सी फसल लगानी चाहिए? उस वक्त किस फसल का टाइम होता है? लेकिन जो है ना, अर्ली अर्ली मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, ज़्यादा सीजनल ही है, क्योंकि हमने गंदम की काश्त करनी होती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा फसल है वो गंदम की है। तो इसमें जो सीजनल है उसमें मसले मसाइल है। वेदर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा मसला है हमारे पास इस वक्त, गैर मौसमी बारिशें और दूसरे मसाइल हैं, वेदर की वजह से बहुत मसाइल हैं। बाकी ये जो अर्ली फसल आपका सवाल है कि अर्ली जो अगस्त में ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो है ना चॉइसेस है। उसमें देखें जो जिनकी अगस्त के पहले वीक में ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे धान की फसल लग जाती है। सिंध के बहुत सारे भाई जो काश्तकार हैं वो इस वक्त अगेती कपास के बाद धान की काश्त कर रहे हैं, और पंजाब में यहाँ पे धान का टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद देखिए ऑफ सीजन प्याज का उस टाइम होता है, सरसों का होता है, आलू का होता है, और टनल के अंदर जितनी भी फसलें काश्त होती हैं वो सारी सितंबर के अंदर होती है। सितंबर में ज़मीन तैयार करके वो टनल की जो सारी सेटिंग करनी होती है, तो कोई भी फसल लग सकती है, क्योंकि सर्दियों की जितनी भी फसलें हैं उनका टाइम सितंबर से शुरू हो जाता है। तो कोई भी आप लगा सकते हैं, उसमें तो सारी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, मतलब कि कैसे फसल काश्त कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरा सोशल मीडिया के हवाले से सवाल है आपसे फिर, जैसे आपने 2018 से आपने यूट्यूब पे आए थे, 2020 से आए थे। अगर आपने कभी इस चीज़ को मिस किया कि अगर मैं 2015 से आ जाता, पहले से आना चाहिए था मुझे, इसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, इसको तो मैं वो ये है कि अगर मैं 15 से आ जाता तो शायद इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे एग्रीकल्चर में टॉप पे होता। तो आना चाहिए था, ये तो बाई चांस में आ गया, लेकिन अगर कोई 2-3 साल पहले आ जाता तो। लेकिन इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हमारे जो इलाके में 3G है वो आई है 2019 में, उससे पहले तो इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था। आपको पता है मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ जो कि शहर से 25 किलोमीटर दूर, तो बहुत अहम रोल था इसमें इंटरनेट का भी। चलो हमारे पास इंटरनेट आया तो फिर उसके बाद। अच्छा जटा साहब, आप किसको क्रेडिट देंगे? आप जिस लेवल पे आप पहुंचे हुए हैं, इस लेवल पे पहुंचने के लिए पीछे कौन है जो आपको इस लेवल तक ले मोटिवेट किया हो? आपको कभी आप हर्डल्स आई हो कि डीमोटिवेट हुए हो, लेकिन आपको किसी ने कहा हो नहीं कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप कंटिन्यू रखें इसको? लेकिन जी कोई भी इंसान जब कामयाब होता है तो वालिदैन की जो दुआएं होती हैं, बिल्कुल हर बार की दुआएं होती हैं, वो इंसान का सबसे मेन चीज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा की दुआएं, मेरे घर वालों की दुआएं वो हर वक्त मेरे साथ थी। और दूसरी जो आपने बात की डीमोटिवेट, तो देखें आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, तो डीमोटिवेट करने वाले लोग हर जगह करते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार फलां बंदा क्या कह रहा है और आप अपने काम से हट गए, तो फिर तो सांस लेने आपको मुश्किलात होंगी। ठीक है। अच्छा जेठा साहब, आप अपने किसान भाइयों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, किसान भाइयों को मशवरा मेरा यही है कि आप जो फसल काश्त कर रहे हैं, एक तो उसका जहन आप पहले से बना लिया करें
बहुत सारे हमारे किसान भाई फसल का टाइम आ जाता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने कौन सी फसल काश्त करनी है। नंबर 1 ये आप पहले क्लियर ध्यान रखें, जो मर्जी आप फसल काश्त करें। दूसरे नंबर पे जो भी फसल आप काश्त कर रहे हैं उसके लिए आप टाइम की वैल्यू को समझें। कपास की काश्त कर रहे हैं तो आप हर हाल में 15-20 अप्रैल तक काश्त करें। गंदम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में काश्त करें। इसी तरह कोई और फसल काश्त कर रहे हैं तो आप टाइम की वैल्यू को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टनल फार्मिंग या सब्जियों की काश्त कर रहे हैं, प्याज की काश्त कर रहे हैं, आलू काश्त कर रहे हैं, तो उसमें ये कि जब वो मार्केट में जाती है तो वो उसका भी बड़ा फ़र्क होता है, रेट का बड़ा फ़र्क होता है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है, अगर आप बड़ी फसलें काश्त कर रहे हैं जैसे गंदम की फसल है, कपास की फसल है, मकई की फसल है, तो आप अपने बजट को इस तरह मैनेज करें कि आप जब आपकी फसल आ जाए तो आपको अगली फसल काश्त करने के लिए आपकी पिछली फसल बेचने की अफरा तफरी ना हो। आप सुकून के साथ रिलैक्स होकर फसल सेल करें तो आप बहुत अच्छा रेट ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, इस वक्त मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग है, आप उससे बच सकते हैं। अभी अगर आज की बात हम करें, कपास का रेट देखें, आज से 1.5 महीने पहले जब मंडियों के अंदर बहुत ज्यादा अराइवल थे, मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी कि ये अराइवल कम होते रेट बेहतर हो जाए। आज 9,000 रुपये रेट है, उस वक्त 7,000 रुपये था, 6500 था। ठीक है, लॉस ही लॉस था। आज जिस फार्मर ने बचा के रख ली वो फायदे में चला गया, लेकिन इसके लिए आपको अपना बजट मैनेज करना पड़ेगा। गंदम के आप देख लें, जिस फार्मर ने अफरा तफरी में सेल की शुरू, उसने 3,800 रुपये के साथ सेल की, बाद में 4,500, 4,600, 4,700 तक रेट चला गया। तो आप 2-3 महीने का बजट अपना इस तरह का बना लें तो इंशाल्लाह। और अगर आप टाइम की वैल्यू को समझें, अगेती फसल काश्त करें, अपना कैश के ऊपर खर्चा करें तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं। जी सब ये थे हमारे चट्टा साहब, जुल्करनैन चट्टा साहब। इन्होंने फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स बताई हैं और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक इनविटेशन पे ये हमारे स्टूडियो में आए और बहुत बहुत अच्छी बातें की फार्मिंग के हवाले से और यूट्यूब के हवाले से, सोशल रीजन पे काम कर रहे हैं उसके हवाले से इन्होंने बातें की हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताई है और किसानों को जिससे वो अपनी जो पैदावार है वो बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, तो आपने ज़रूर हमारे पेज के ऊपर उसको लाइक करना है, फॉलो करना, शेयर करना है और इस तरह की मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको तरफ से बहुत शुक्रिया।